तो पिछले सेशन में हम लोग पढ़े थे पानीपत का तीसरा युद्ध प्लस बालाजी बाजीराव का जो भी कूटनीति था, जैसे सदाशिव राव का और बालाजी बाजीराव के बारे में बोले थे कि बालाजी बाजीराव जो है सबसे ज़्यादा उसका विस्तार हुआ था उसके काल में और पतन भी उसी के काल में हुआ। चलते हैं अब अगला हम लोग पढ़ते हैं माधवराव प्रथम। तो माधवराव प्रथम जो है याद रखिएगा 1761 से 1772 तक ये बोल रहा है पेशवा था। तो 1761 में जो है याद रखिएगा 1761 से 1772 क्यों? क्योंकि बालाजी बाजीराव ने अपना बर्दाश्त नहीं कर पाए पानीपत का युद्ध को कि यार भाई कैसे हो गया, हम तो सोचे भी नहीं थे कि हम हार जाएंगे, नस्त नबूद करते। हमारे पास इब्राहिम सागरदी था, हमारे पास सदाशिव राव था, हमारे पास नाना फडणवीस था और हमारे पास जो है विश्वास राव था। उसके बाद भी हम हार गए और हमारे पास जो है माधव राव भी था। ठीक है, तो बाजीराव जो है आघात में मर गए 23 जून 1761। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बाद उसका 17 वर्ष छोटा पुत्र माधवराव प्रथम जो है पेशवा बना। याद रखिएगा कौन बना? माधवराव पेशवा जो है आपका क्या बना? एक सेकंड रुक जाइए, एक सोचना से कौन बचा था सिर्फ। हाँ, ये जो है आपका बचने वाला सिर्फ एक था, कौन? माधवराव सिंधिया। ये सिंधिया है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और ये जो है आपका माधवराव प्रथम है, ये अलग है पेशवा। तो क्या हुआ? तो चूँकि 17 वर्ष जो है तो उतना ज़्यादा तो समझदार नहीं होगा, तो अल्पवयस्क माधवराव अपने चाचा जो है, चाचा कौन? चाचा रघुनाथ राव के संरक्षण में शासन करने लगा। पेशवा वो रघुनाथ राव के बीच गंभीर मतभेद वो युद्ध भी हुआ। माधवराव प्रथम ने क्या किया? 1763 में निजाम को पराजित कर राक्षस भुवन की संधि की। याद रखिएगा 1763 में राक्षस भुवन की संधि हुई थी। याद रखिएगा राक्षस भुवन की संधि। राक्षस के एक आंख नहीं, 3 आंख, 6 हाथ। अब भुवन याद रखिएगा त्रिभुवन। माधवराव प्रथम याद रखिए पेशवा थे। वह निजाम के बीच इस संधि को मराठा निजाम संबंधों में ठहराव आ गया। मतलब कि संबंध में अब ठहराव हो गया, ना कोई झगड़ा होगा ना कोई लड़ाई होगा। 1771 में क्या हुआ कि मैसूर के हैदर अली को पराजित किया। कौन? आपको मराठा में कौन? माधवराव। किसके नेतृत्व में? तो याद रखिएगा आपके ये रघुनाथ राव के नेतृत्व में। तथा उत्तर भारत पर भी अपना अधिकार मराठों ने पुनः स्थापित किया। पहले नहीं था, फिर पुनः स्थापित किया। याद रखिएगा 1771 में क्या हुआ कि मराठा सरदार महदाजी सिंधिया, याद रखिएगा माधवराव सिंधिया के बारे में बोल रहा है, जिसका जो लंगड़ा हो गया था लड़ते हुए पानीपत के युद्ध में, ने निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया तथा पेशवा को मुगल बादशाह के सहायक के रूप में नियुक्त करवाया। तो पेशवा को क्या कहा कि मुगल के जो है मुगल का सहायक है पेशवा। और ये जो आपका दिख रहा है शाह आलम द्वितीय, इसको जो है गद्दी पर बैठाया। कौन? आपका माधवराव जी सिंधिया। क्योंकि ऑर्डर दिया था कौन? पेशवा के, माधवराव सिंधिया जी आप लंगड़े हैं लेकिन तब पर आप में ताकतवर है, तो इसलिए आप ऐसा कीजिए, जाके शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाएं। शाह आलम द्वितीय दिल्ली में अब्दाली के प्रतिनिधि नजीमुद्दौला के डर से दिल्ली से भाग गया। ये जो नजीमुद्दौला था, याद रखिएगा ये वाला नजीमुद्दौला का बात कर रहा है, ये यहाँ पे आपका नजीमुद्दौला है। तो ये जो है आपका रूहेला का जो है सरदार नजीमुद्दौला और अवध का जो था नवाब वो है शुजाउद्दौला। तो ये जो है आपका उसी के बारे में बोल रहा है कि अवध के प्रतिनिधि नजीमुद्दौला जो रूहेला का जो सरदार था, उसके डर से शाह आलम द्वितीय चुपचाप दिल्ली से भाग गया और 1759 से ही इलाहाबाद में रह रहा था। मतलब पहले का कहानी बता रहा है, मतलब पानीपत के युद्ध के पहले का भी कहानी बता रहा है। 1771 में तो ये सब नहीं खत्म हो गया।
नवंबर जो है 1772 में माधवराव को क्षय रोग से अकाल मृत्यु हो गई। आयुर्वर्ग क्षय रोग से जो है मर गए हमारे माधवराव, याद रखिएगा। वो माधवराव कौन? माधवराव पेशवा। अंतिम सफल पेशवा थे और महान पेशवा थे। उसकी मृत्यु के बाद मराठा शक्ति अधिक दुर्बल हो गई। डफ जो है ना, ग्रांट डफ बोलता है कि मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत के मैदान उतना ही घातक सिद्ध हुआ जितना इस श्रेष्ठ शासक माधवराव प्रथम का आकस्मिक निधन से हो। कहने का मतलब कि पानीपत का मैदान इतना ज़्यादा घातक सिद्ध नहीं है कि जितना कि हमारे जो है ना पेशवा माधवराव प्रथम के चले जाने से, ऐसा बोल रहा है डफ। ये डफ था, याद रखिएगा, ग्रांड डफ। अब आपका आया नारायण राव। क्या था नारायण राव? यह जो है माधवराव का छोटा भाई था, किंतु इसका चाचा जो था रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। वह बेटा जो राघोबा था। अंततः राघोबा मतलब कि रघुनाथ राव ने नारायण राव की 30 अगस्त 1773 में हत्या कर दी। वाह, ये देखिए रघुनाथ राव, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े थे रघुनाथ राव, वही वाला कि इस युद्ध में प्रमुख कारण था कि रघुनाथ राव की अटक तक मराठा बढ़ाने की कूटनीति भूल थी। ठीक है, वही रघुनाथ राव के बोल रहा है। ये वही रघुनाथ राव, वही रघुनाथ राव है कि रघुनाथ राव की सहायता से 1760 में बालाजी बाजीराव ने मराठा शक्ति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। और यही रघुनाथ राव जो 1754 में रघुनाथ राव के नेतृत्व में मराठा ने दिल्ली के प्रवेश कर अहमद शाह को सिंहासन से हटाकर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाया। और ये वही रघुनाथ राव है जो 1757 में रघुनाथ राव के नेतृत्व में ही दिल्ली पर आक्रमण कर अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीम उद्दौला को मीर बख्शी के पद से हटाकर अहमद शाह बंगस मीर बख्शी बनाया। और लास्ट में ये वही रघुनाथ राव है जो सरहिंद व लाहौर पर भी अधिकार कर लिया तथा अहमद शाह अब्दाली द्वारा नियुक्त पंजाब के सूबेदार तैमूर खां को भगा दिया। तो चलिए, रघुनाथ राव इतना उपलब्धि पा लिया था तो मन में उसको लगेगा कि नहीं भाई, हम जो है मराठा साम्राज्य के लिए इतना कुछ किए तो क्या मेरा बेटा पेशवा नहीं बन सकता है? तो अपना बेटा को पेशवा बनाने के चक्कर में माधवराव प्रथम जो है वो जब उनकी मृत्यु हुई तो माधवराव का बेटा जो था वो जो है पेशवा बनना चाहता वो तो बनेगा ही क्योंकि वंशानुगत था। तो माधवराव का चाचा ही था रघुनाथ राव। बोला ना हमरो बेटा बनेगा। तो हमरो बेटा बनेगा तो कौन बेटा? तो याद रखिए कि रघुनाथ राव का जो बेटा था वो माधवराव नारायण था। और याद रखिएगा, तो नारायण राव तो बना था कौन? माधवराव का बेटा। तो नारायण राव को मार दिया था कौन? रघुनाथ राव। सोचिए, भतीजे को मार दिया। अब जो है आपका क्या है, 30 अगस्त 1773 में मारा था, याद रखिएगा। अब जो है आपका माधवराव, क्या है माधवराव नारायण राव? 1774 से 1796 में माधवराव नारायण राव जो है गद्दी पर बैठा। क्या था इनका? जब नारायण राव का जो हत्या कर दिया था रघुनाथ राव, तो हत्या के बाद घटिक मराठों ने 12 भाई परिषद ने, मराठों की एक 12 भाई परिषद थी, याद रखना है। उसकी मृत्यु के बाद जन्मे पुत्र को माधवराव नारायण राव के नाम से गद्दी पर बैठा। इसका मतलब है कि ये जो है रघुनाथ राव का बेटा नहीं बैठा था। जब ये 17 साल का जब था ये नारायण राव, माधव प्रथम के बाद जो नारायण राव बना, तो नारायण राव कहीं ना कहीं छोटा ही था, लेकिन उसको तो हत्या कर दिया था। हत्या करने के बाद याद रखिए 1 साल के अंदर हत्या कर दिया। तो नारायण राव का बेटा बना कौन? माधव नारायण। और माधव नारायण जब बना तो ये याद रखिएगा अल्पवयस्क, मतलब ज़्यादा बचा नहीं था, मतलब छोटा ही था। इससे सवाई माधवराव या माधवराव द्वितीय भी कहा जाता है। याद रखिए, माधव नारायण राव माधवराव द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, ये जो 12 भाई परिषद है भाई, 12 भाई परिषद जैसे चालीसा नहीं होता, जो हेड होता है वो डिसीजन लेता, तो वही 12 भाई। तो 12 भाई का प्रभाव जो है 1773 से 78 तक रहा।
याद रखिएगा ये 1772-73 नारायण राव का काल था। उसके बाद 1761 से 1761 माधवराव को माधवराव प्रथम का काल था। और जो 1773 से 1778 तक जो है, चूँकि 12 भाई परिषद का प्रभाव था, इसीलिए माधव नारायण राव जो है गद्दी पर बैठा, क्योंकि 12 भाई जो है परिषद ये न्याय करता था। 1778 से 1800 तक पूना दरबार पर नाना फडणवीस का प्रभाव रहा। याद रखिएगा 1778 से लेके 1800 तक जो है नाना फडणवीस का प्रभाव रहा। वास्तविक शासन जो है नाना फडणवीस के अधीन याद रखिएगा कि अधीन एक शासन परिषद के हाथ में था। नाना फडणवीस का वास्तविक जो नाम था वो बालाजी जनार्दन भानु था। याद रखिएगा हमारे बाबूजी का नाम था भानु था, बालाजी जनार्दन भानु। फडणवीस को मराठा मैकियावली भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, यह हमेशा आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब आते हैं यहाँ पे नारायण राव के हत्या के दोषी जो है, पता चल गया कि जो रघुनाथ राव जो है नारायण राव का हत्या किया, इसको गिरफ्तार करने का आदेश दिया और पूना के मुख्य न्यायाधीश में राम शास्त्री ने दिया। जो राम शास्त्री है वो राम राज्य करेगा ना, गलत को गलत कहेगा, सही को सही कहेगा। चाहे आप रघुवर नाम भी रख लीजिए, लेकिन आप काम अगर हत्या का कीजिएगा तो राम नाम का ही कोई राम शास्त्री न्यायाधीश रहेगा, आपका क्या न्याय करेगा, क्या आप गलत किए हैं या आपको दोषी ठहराएगा। रघुनाथ राव जो है कह सकते हैं कि राघोबा जिसको कहते हैं हताश होकर क्या किया, डर के मारे 1775 में अंग्रेज से सूरत की संधि कर ली, जिसके कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। रघुनाथ राव कितना अच्छा काम कर रहा था, लेकिन ये अंग्रेज से क्यों मिल गया? इसलिए मिला था कि मेरा बेटा जो है गद्दी पर बैठे। कहते हैं ना कि अपनों को खुश करने के लिए हमने दुश्मनों से हाथ मिल लिए, अपनों को जो है हटाने के चलते मैंने दुश्मनों से हाथ मिला दिया। रघुनाथ राव का मराठा खलनायक भी कहा जाता है, बड़ा हरामी था ये रघुनाथ राव, ठीक है। ये जो फडणवीस था इसको मराठा मैकियावली कहा जाता है, क्योंकि नाना फडणवीस जो है कहीं ना कहीं मराठा को एकजुटता रखा, लेकिन हमारे रघु जी ये जो है खलनायक मराठा का। अंत में क्या हुआ, 1796 में माधवराव नारायण राव ने नाना फडणवीस के नियंत्रण से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। अब माधवराव नारायण राव बोला है कि भैया नाना आप हमको बहुत अत्याचार कर रहे हैं, इतना नियंत्रण करिएगा, इतना नियंत्रण कोई नहीं करता है, इसलिए हमको आप अपना राज्य हमको राज करने ही नहीं दे रहे हैं। कौन बोल रहा था? माधवराव नारायण राव। इससे अच्छा है कि आप मर जाए। तो बोला कि ठीक है मर जाओ। कौन? नाना फडणवीस। तो जाके अंत में माधवराव नारायण राव मार लिया और वो मर गया। मरने के बाद क्या हुआ, आया कौन? बाजीराव द्वितीय। याद रखिएगा ये बाजीराव द्वितीय है। माधवराव नारायण राव की आत्महत्या के बाद राघोबा, वही रघुनाथ राव के पुत्र जो है बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। आखिर लास्ट में अपना बेटा को पेशवा बना ही दिया। इसने अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए मराठा सरदार को आपस में लड़ाया, अपने ही मराठा सरदार को लड़ा लिया। यही अंतिम पेशवा था। और याद रखिए जो अंतिम पेशवा था ये अंतिम पेशवा ही नहीं, ये पेशवा नहीं था, ये जो है ये थोड़ा अलग हटके नहीं होता, चाचा का बेटा बन गया था बाजीराव। चाचा मतलब रघुनाथ राव का बेटा, बड़ा अजीब बात है। बाजीराव द्वितीय ने, याद रखिएगा ये बाजीराव द्वितीय ने 1802 में बाजीराव द्वितीय ने 1802 में बशिन की संधि की। इससे मराठा में फूट बढ़ गई। इससे मराठा में क्या हुआ? फूट बढ़ गई। याद रखिएगा बाजीराव द्वितीय के समय में बशिन की संधि हुई थी, ठीक है। बाजीराव द्वितीय के काल में जो है अंग्रेजों ने 1818 में पेशवा पद समाप्त कर दिया और उसे 8 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर कानपुर भेज दिया। बाजीराव का है बाजी ही पलट दिया। अंग्रेज बोला कि भाई अब तुम पेशवा तेशवा ख़त्म करो,
चुपचाप जाके कानपुर में जाओ और हम तुमको 8 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देंगे, बाकी आप जाइए मस्ती कीजिए। अब जो है पेशवा के प्रशासन, पेशवाओं के का प्रशासन अगर बात करें, पेशवाओं का प्रशासन कैसा था तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग जो उस समय पढ़े थे वो छत्रपति शिवाजी का प्रशासन था, छत्रपति का प्रशासन था। अब पेशवा जो है अपना प्रशासन कैसे चलाता है इस चीज़ पे हम लोग ध्यान देंगे। टोटल 2 है, 2 के बाद फिर आपका ये जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। 1750 में तो सगौला का संधि हुआ था, ये तो आपको पता है। कुछ देर पहले भी हम लोग 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट किए थे। और संधि के बाद जो है पेशवा वास्तविक शासक बन गए तथा राजमहलों तक सीमित रह गए। इसका मतलब कहने का याद है कि 1750 से लेके 1818 तक जो है, याद रखिएगा 68 साल तक जो है ये जो है पेशवा अपने आप को पेशवा शुरू से लेके अंत तक चलते रहे, बनते रहे। वैसे तो बाजीराव प्रथम के पेशवा बनते ही पेशवा पद वंशानुगत हो गया। तो पहले से ही था, वो खुद बालाजी विश्वनाथ ये चीज़ किए थे, लेकिन स्टार्ट वंशानुगत कब से हुआ तो बाजीराव प्रथम से। किंतु सगौला की संधि से पेशवा बाजीराव के समय से ही पेशवा का पद अधिकृत रूप से वंशानुगत हो गया। तो अधिकृत रूप अगर बोलेगा तो बालाजी बाजीराव, और स्टार्ट अगर बोलेगा कि पेशवा बनते ही पेशवा पद वंशानुगत, किसके बनते ही, अगर बना पहले कौन तो बाजीराव प्रथम। पेशवाओं का जो केंद्र था वो तो पूना था, याद रखिएगा। लास्ट में ये भी हम आपको बोले थे कि यहाँ पे बाजीराव द्वितीय को कहाँ भेज दिया तो भाई कानपुर। पूना तो नाम रहना बंद करो, चुपचाप 8 लाख रुपया लो, महीने साल का दे रहे हैं। और उस समय 8 लाख साल का आप समझ लीजिए कि 8,000 करोड़ के बराबर था। आप ही सोचिए कि 1818 में 8 लाख किसके बराबर होगा। तो कहीं ना कहीं आप अंग्रेज़ को पता था कि अगर हम इसको 8,000 करोड़ दे रहे हैं तो बदले में हमको 25, 26, 27 हज़ार करोड़ मिल भी रहा होगा ना वसूली से। अब जो है क्या है कि पेशवाओं का जो केंद्र है वो पूना था। पूना का जो पेशवा सचिवालय है वो हुजूर दफ्तर है, ये आपको पहले भी पढ़ाए थे। यह शासन व राजस्व संबंधित सारे रिकॉर्ड रखे जाते थे। सूबे को प्रांत कहा जाता था, जिसका प्रमुख सर सूबेदार था। सूबे को प्रांत कहा जाता था, सर सूबेदार था। परगने व तरफ को महल कहा जाता था, परगने और तरफ को महल कहा जाता था। और मामलतदार और काम विस्तार जिले में पेशवा के प्रतिनिधि होते थे। तो जिले में जो प्रतिनिधि है, जो याद रखिएगा, जो गवर्नर की बात कर रहा है वो कौन है तो आपका याद रखिए मामलतदार कम विस्तार। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब जो है यहाँ पे शिवाजी के काल में जो है ये दोनों अधिकारी हस्तांतरित होते थे। भाई हटता था, मामलतदार कोई और, कामदार कोई और, कामदार कोई और, मामलतदार कोई और। किसके काल में तो शिवाजी के काल में। क्वेश्चन पूछ सकता है, इट मे बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग एग्जाम। किंतु पेशवा के काल में ये वंशानुगत हो गया। बाहर वाह तेरे संसार की हालत क्या हो गई रे भगवान। कर्नाटक का जो सर सूबेदार अपने मामलतदार स्वयं नियुक्त करता था। ठीक है, मराठा जो है, मराठा तो बहुत सारा राज्य में अपना साम्राज्य खड़ा किया था। तो कर्नाटक राज्य में भी क्या हुआ कि मराठा, ठीक है, अपना सूबेदार सर सूबेदार तो नियुक्त करता था, लेकिन वहाँ का जो सर सूबेदार था वही कहता था कि भाई हम ही अब जो है मामलतदार नियुक्त करेंगे, मराठा जी आपको आने का ज़रूरत नहीं है। देशमुख आपको बताए थे कि देशमुख वो देश पांडे जिला अधिकारी, याद रखेगा डीएम तथा वंशानुगत जमींदार होते थे। डीएम और जमींदार दोनों होता था, याद रखिएगा। देशमुख और देशपांडे जिलाधिकारी तथा वंशानुगत जमींदार होते थे। शिवाजी ने देशमुखों को आनुवंशिक पद से हटा दिया।
किंतु उन्हें कर वसूल करने की छूट दी। आनुवांशिक जो कर पद है तुम्हारा आनुवांशिक, उसको तो भाई हटाते हैं आनुवांशिक, लेकिन तुम कर वसूल कर सकते हो। प्रत्येक जिले में एक कारकुन था। प्रत्येक जिले में क्या था? एक कारकुन होता था जो घटनाओं का रिकॉर्ड रखता था, वो केंद्र को जानकारी देता। तो वही चौकीदार, कानपुर चौकीदार, कान भरने वाला चौकीदार। पेशवाओं ने जागीर प्रथा का दोबारा शुरुआत किया, जिससे मराठा प्रशासन का राज्य कमजोर हुआ। अच्छा, जागीर प्रथा स्टार्ट करने से पेशवा स्टार्ट किया, तो इससे क्या हुआ? मराठा कमजोर। क्या होता है जागीर मतलब क्या होता? अब ग्राम प्रशासन की बात करें, याद रखिएगा जागीर प्रथा जो है मतलब कि कोई भी मान लीजिए आपका कोई सैनिक है या कोई अधिकारी है या कोई मनसबदार है, तो वो जो है उसका हक था कि भाई तुम अपने क्षेत्र में पैसा वसूल लो, और जब वसूलता था तो वो अपने पास भी रख सकता था। तो इसीलिए सोचा है पेशवा जो है कमज़ोर हो गया था जागीर प्रथा को दोबारा स्टार्ट करने से। ठीक है, ग्राम प्रशासन की बात करें, याद रखिएगा अभी क्या था ग्रामीण, अभी है क्या था? नहीं, अभी ग्राम प्रशासन ने अभी स्टार्टिंग हुआ है। ग्राम प्रशासन में गांव में का मुखिया जो है, बार बार शिवाजी जब पढ़ाए थे उसमें भी बोले थे भाई पटेल साहब, याद रखिएगा मुनाफ पटेल। क्या? मुनाफ पटेल। यह पद वंशानुगत था, पटेल का बेटा पटेल, पटेल का बेटा पटेल। पाटिल गांव में राजस्व वसूलता था, याद रखिएगा, किंतु उसे सरकार से वेतन नहीं मिलता था। पाटिल जो है राजस्व वसूल खुद करता था, बोलता था भाई हम, तो क्या हुआ कि उसको सरकार से इसलिए वेतन नहीं मिलता था क्योंकि पटेल जो है ना राजस्व वसूल करता था, कुछ को पैसा अपना घपला मार लेता था। वह एक एकत्रित कर का एक हिस्सा अपने लिए रख लेता था। हाँ ठीक है, सरकार उसको ऑर्डर दिया था, इसलिए सरकार जो है अपना वेतन नहीं देता था। किसको? पाटिल को। याद रखिएगा, पटेल बोलिए या पाटिल बोलिए या मुखिया बोलिए। ठीक है, अब जो है आपका यहाँ पे पाटिल जो है न्यायिक और प्रशासनिक कार्य भी करता था। पाटिल क्या करता था? न्यायिक और प्रशासनिक कार्य भी करता था। पाटिल, याद रखिएगा, पाटिल के अधीन जो है, पाटिल के नीचे कुलकर्णी होते थे। पाटिल के अधीन, याद रखिएगा, पहले पापा तब कुल, पापा को पहले खिलाओ तब तुम कुल्ले खा लेना। तो पाटिल के अधीन कुलकर्णी होते थे जो गांव की भूमि का लेखा जोखा करते थे। कुल कितना पैसा हुआ? तो पोसे पाटिल पोसे पापा जी पूछेंगे, तो भैया बताइए कितना पैसा हुआ? कुलकर्णी के अधीन जो है चौगुले होते थे। कुलकर्णी के अधीन चौगुले तो है, देखिए, पापा का चाय, तो ठीक है, पाटिल, कुलकर्णी और चौगुल। जो पटेल के सहायता करता था वो कुलकर्णी के लेखों को देखभाल करता था। ये जो चौगुले थे, चौगुले पटेल को सहायता करता था और कुलकर्णी को बोला था कि लाइए हम लेखा जोखा भी देखभाल कर सकते हैं। बालूत, कौन था बालूत? गांव के औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, याद रखिएगा औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल अगर गांव में चाहिए तो 12 कारीगर होते थे, जिसे 12 बालूत कहा जाता था। इन कारीगरों को किसान उपज का एक निश्चित हिस्सा देते थे। वाह, तब बालू ने अगर बोलता है कि भैया सीमेंट और बालू लगाना पड़ेगा, तो याद रखिएगा कोई इंडस्ट्री अगर खड़ा करना है तो मराठा साम्राज्य में बालूत को बुलाना पड़ेगा। और बालूत, याद रखिएगा कि 12 बालूत होता था, ये कारीगर होता था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीधे बालूवन मतलब कारीगर होता था। कि सिक्कों की शुद्धता व भार की जांच के लिए हम अपना पोता को बुलाएंगे। तो पोतदार, याद रखिए पोतदार, पोतदार बोलिए या सोनार बोलिए, तो वही सिक्कों की शुद्धता का भार की जांच करता था। अगर न्याय प्रणाली की बात करें तो मराठा जो है न्याय प्रणाली प्राचीन हिंदू स्मृतियों से प्रभावित था। गांव में तो पाटिल था, पता है, जिले में मामलतदार था, ये भी पता है, और सूबे में सर सूबेदार अधिकारी होता था, ये आपको अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे। और सर्वोच्च न्यायाधीश का बात करें तो वो तो आपका राजा था, पहले भी आपको शिवाजी के प्रशासन में हम बता चुके हैं।
दीवानी मुकदमे का जो फैसला जो है पंचायतें करते थे और उन्हें पंच परमेश्वर कहा जाता था। तो क्या हम लिख सकते हैं मेरे भाई, गांव गया पाटिल, जिला का मामला बहुत हार्ड है और सूबे में सूबेदार है। ठीक है, दीवानी जो है याद रखिएगा कि पंच परमेश्वर की मैं दीवानी हूँ, दीवानी बोला। पाटिल वो मामलतदार अनेक क्षेत्रों में पुलिस व चौकीदारी की मदद की निभाते थे। अरे मुखिया है तो भाई, और मामलतदार मतलब क्या हो गया कि जैसे कि कोई भी जिले का है, तो ये दोनों तो भाई सेवा करेगा ही। अब है राजस्व। क्या है राजस्व? राज्य की आय के प्रमुख स्रोत भू राजस्व वो अन्य कर था। राज्य के याद रखिएगा, प्रशासन हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए थोड़ा और स्पीड में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप पीछे वाले प्लेलिस्ट से में देख सकते हैं। राज्य की आय के अन्य स्रोतों में चौथ और सरदेशमुख प्रमुख था। चौथ की आय में 4 बांटे थे। याद रखिए, चौथ जो है 4 तरह से बांटा जाता था, ये आपको बता देते हैं। जैसे एक जो है बस, वैसे तो 4 तो 2 तो 3 4 हम लोग जो पढ़े थे, हम लोग वो बस और ठीक है मन ठीक है, बस नामो मोकामा है रे, अच्छा मोकासा है, बस नो मो, ठीक है, ये क्या है ना, बस नामो। ठीक है, ठीक है, तो मोमोज जो है नहीं खाएंगे, बस करो, ऐसे करके याद रखिएगा, किसी भी तरह अपना याद रखना है। तो चौथ भी जो है ना 4 प्रकार का बांटे जाते थे। तो ये जो बस है ना, बस याद रखिएगा, बस नहीं मोरा या नमो को बस करो, मतलब नरेंद्र मोदी को बस करो। तो बाबती, बो से बस बाबती जो है 25% भाग जो राजा को दिया जाता था। तो याद रखिएगा अट्टू जो है 25 बॉम्बर, तो 25%। 100 से 6 और 100 से सहोत्र में 6% भाग जो है जो पंत सचिव को दिया जाता था, बाहर पंत सचिव। ठीक है, सहोत्र। बस नामो ना मतलब नहीं, और नो मतलब नो का आधा कीजिए, और 9 से आप डिवाइड कीजिए 3 को, तो 3 तिया 9, तो 3 चौथ का 3% भाग जो राजा की इच्छा पर निर्भर होता था। तो नाडगुंडा, राजा ले या न ले, अगर नाडगुंडा लिया तो 30% ही लेगा, और लेने वाला वन एंड ओनली राजा होगा। और इच्छा की बात है, मो में से मोदी नहीं, मोकासा या सरजाम। शेष जो बचा 66% भाग है जो मराठा सरदार को दिया जाता था। ठीक है, तो जरा कर लेते हैं, तो करना, हाँ कर रहे हैं। बाबती 25%, सहोत्र 6%, नाडगुंडा 3% और मोकासा 66%। टोटल कितना हुआ? 6 5 11, 31 3 34 66, 6 4 10, 6 3 9 1 10, टोटल 100% कर, जो भी मतलब चौथ जो भी था, चौथ मान लीजिए 1/4 भाग था, तो उस 1/4 भाग जो है आपका याद रखिए 25% को ही डिवाइड किया है कि कैसे कैसे किसको क्या देना है, चौथ में कौन कौन भाग देना है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट विल मे आस्क इन योर अपकमिंग एग्जाम। सरदेशमुखी 10% था। यहाँ देखिए चौथ कितना था, चौथ जो है 4 बांटे होते थे, यहाँ चौथ 1/4 होना चाहिए, खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। सरदेशमुखी 10% था और उन क्षेत्रों पर लिया जाता था जो सीधे मराठा साम्राज्य। सरदेशमुखी मतलब जो स्वराज, तो जो हमारा मुख्य स्वराज था, मतलब मुख्य भूमि था। काम विषदार चौथ वसूलते थे, वो गुमास्तवा सरदेशमुख वसूलते थे। देखिए काम जो है, काम हमेशा गुमनाम होना चाहिए। जो काम अगर गुमनाम नहीं होगा तो फिर कैसा होगा? और काम हमेशा जो है ना, याद रखिएगा थोड़ा ही होता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो काम चौथ हो गया। और गुमास्ता, तो गुमास्ता जो है याद रखिएगा हमेशा सर ऊंचा करके रखिए, क्योंकि आपको अपने आप पे गुमान होना चाहिए कि आप क्या हैं, एक मेहनती स्टूडेंट हैं। तो गुमास्ता सरदेशमुखी। राजस्थान में मराठों ने
चौथ और सरदेशमुखी वसूल ना करने की खानदानी व मामलात नामक कर दिया। हमको न चौथ देंगे, राजस्थान बोला कि भाई हम राजा हैं, हम न चौथ देंगे न सरदेशमुख देंगे, सीधे जो है हम खानदानी या मामलात मतलब खराज नामक कर देंगे। याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि राजस्थान में मराठों ने अजमेर पर सुरक्षा कारणों से प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। अजमेर में तो पूरा नियंत्रण मराठा करवे करेगा। बाजीराव द्वितीय ने कर वसूली का अधिकार नीलामी मतलब ठेके पर दे दिया। जाए भाई, कोई भी अगर कोई इंसान है, अगर वो खड़ा होकर ये बोल सकता है हम नीलाम कर रहे हैं कि इस जगह का कर, बाजीराव द्वितीय बोला कि इस जगह का कर कौन वसूलेगा, तो वो नीलाम करता था 1 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, तो वहाँ से जो भी था आपका मामलात या जो भी कर वसूलता था, जैसे कि आपका काम विस्तार और गुमास्ता, ये सब जो है नीलामी में भाग लेता था। नई भूमि को कृषि योग्य बनाने पर उस पर काम कर लिया जाता था। तो जो नया भूमि जो कृषि योग्य बनाना है उस पर कम कर नहीं लिया जाता था, कम कर मतलब कम लिया जाता था। पेशवा जो माधवराव ने बंजर भूमि की खेती योग्य बनाने के लिए ऐसी भूमि का आधा भाग किसानों को इनाम के रूप में दिया। अगर कोई बंजर भूमि को योग्य भूमि बनाता है मतलब उपजाऊ भूमि बनाता है, तो माधवराव बोला कि हम उस किसान को क्या करेंगे, इनाम देंगे। ठीक है, इनाम में क्या देंगे भाई, जो ज़मीन तुम बंजर को अथी किए हो तो उसमें से तुम आधा तुम ही ले लो, ये तुम्हारा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोला। जिन किसानों व जमींदारों की भूमि पर पैतृक अधिकार होता था वे मीरासदार कहते थे। भाई मीरा जो है कृष्ण भगवान को अपना पैतृक मानती थी। हालांकि ये आपको रिपीट कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं। शिवाजी के काल में मीरासदारों की स्थिति सामान्य किसानों के समक्ष हो गया था। अब जो है आपका क्या है, ऊपरिस बटाईदार थे। ऊपरिस कौन थे, तो याद रखिएगा, ऊपर से बांट के नीचे भी बांट देना, सबको बांट बांट के खिलाना। तो ऊपरिस जो है याद रखिएगा बटाईदार थे, जिनको कभी भी बेदखल किया जा सकता था। ऊपर से ऑर्डर है, कभी भी आपको हटा दिया जा सकता था। मिरास जो है पट्टी या सिंहासन पट्टी मराठा काल में एक उपकर था। मिरास या सिंहासन पट्टी एक टाइप का क्या है, उपकर था, मतलब कर था लेकिन उपकर था। मुकासा और संराजाम अभी जस्ट पढ़े थे, तो याद रखिएगा मुकासा और संजराम क्या था, तो याद रखिएगा मारे सिक्सर के 6 गोली छाती में, तो छो कहाँ, मुकामा मतलब मुकासा, ऐसे करके याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। मुकासा भूमि अनुदान थे जो बाद में वंशानुगत बन गए। मुकासा में बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, भूमि अनुदान एक टाइप का भूमि अनुदान था। मुकासा शब्द का अर्थ है नगद वेतन के बदले दिया जाने वाला भूमि अनुदान। नगद मत दीजिए और वेतन भी मत दीजिए, तो नगद के बदले क्या दीजिए, तो भूमि अनुदान दीजिए। क्या दीजिए, भूमि अनुदान दीजिए। वतन भी एक जागीर होती थी। वतन भी क्या, एक जागीर होती थी जिन पर वतनदारों का वंशानुगत अधिकार था। वो से वतन, वो से वंशानुगत अधिकार। मोकामा में वही मुकासा, बार बार मुकासा लिखा लेकिन मोकामा कंफ्यूज कर रहे हैं, कंफ्यूज क्या, ऐसे आप याद भी कर लीजिएगा। पेशवाओं ने विधवाओं को पूर्ण विवाह पर पतदाम नामक कर लगाया। तो पूर्ण विवाह पर क्या है, पतदाम नामक कर लगा। तो विधवा के पूर्ण विवाह का सारा गजब है। ये विधवा मर रही, विधवा जो है शादी कर रही तो अच्छा बात नहीं, तो फिर दोबारा कर क्यों ले रहे हो, तो पतदाम कर लगाया, गलत बात है, नहीं लेना चाहिए, इट्स वेरी रॉन्ग हैबिट। चलिए ये आपका था कर का कहानी, बहुत याद रखिए, बार बार रिपीट करके आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये कहीं नहीं जाने वाला है, आप इसको वंस मोर रिपीट करके या 1.5 करके हमेशा देखते रहिएगा। सेना क्या है, सेना, शिवाजी जो है सैनिकों को सीधा वेतन देते थे। वाह क्या बात है।
शिव की भक्ति कीजिए और डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, लड्डू। तो सीधे वेतन देते हैं। लेकिन पेशवाओं ने सामंती पद्धति को अपनाया और वो सैनिक को जागीरें दी। सैनिक को क्या है, जागीरें दी। क्या है जागीर? तो सैनिक को बोला कि भाई उस क्षेत्र में तुम सैनिक हो ना, जाओ तुम उसको वसूल करना, जो कि गलत बात है सर। इससे क्या होता है, मराठा साम्राज्य जो है कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन शिवाजी तो दिमाग थे, उसके आने वाला पीढ़ी है कुछ कुछ उतना दिमाग वाला नहीं था। पेशवाओं ने जो है तोपखाने पर अधिक ध्यान दिया। मराठों के तोपखाने में मुख्यतः यूरोपियन लोग थे। यूरोपियन लोग थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशवाओं ने जो है पूना व जुन्नार में तोपखाने बनाने का कारखाना बनाया। तो याद रखिएगा कि तोप जो बनाएगा तो उसको पूजा थोड़ी ना करेगा, और जब पूजा नहीं करेगा तो जहाँ जहाँ पू और जू नाम का है वहीं पर तोप बनाएगा। तो पू मतलब पूजा, पूना और जू से जुन्नार। पेशवा बाजीराव प्रथम ने शिवाजी के गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से आगे बढ़ाया। एकदम शिवाजी बोले, आपको क्या बोले थे, बाजीराव प्रथम कभी हार नहीं माना है। पेशवाओं के अधीन मराठा नौसेना का प्रमुख कन्होजी आंग्रे थे। तो याद रखिएगा मराठा नौसेना जो है, पेशवाओं के अधीन जो है नौसेना जो था, उसका जो प्रमुख था वो था कन्होजी आंग्रे। मराठा इतिवृत्त मतलब मराठा इतिहास बखाड़ कहलाते हैं। तो मराठा इतिवृत्त बखाड़ कहलाते थे, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा। पोलीगढ़ वे भूस्वामी थे जो मराठों के लिए युद्ध करते थे। तो पोलीगढ़ याद रखिएगा, पोलीगढ़ का काम था चुपचाप भाई, भूस्वामी था जो सीधे मराठा जो बोलता था उसी का के लिए युद्ध करता था। मराठा आख्यायिका सभासद ने लिखी थी। मराठा आख्यायिका सभासद ने लिखी थी। जो आख्यायिका याद रखिए, आंख फोड़ देगा कहाँ, सभा में। चुपचाप ऐसे याद रखिएगा, उतना कौन टिप में याद रखता है। मराठी शौर्य कविताएं पावड़ाओ कहलाती थी। तो पावड़ा याद रखिएगा, पवनमा। मराठी शौर्य कविताएं पवनमा कहलाता था। और तो और मराठों लेखों में मोडी लिपि चलता था, मोडी लिपि का प्रयोग होता था। वाह मोदी जी वाह, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कुछ कुछ पॉइंट है। सभासद लिखा था, वो सभासद क्या लिखा था, आख्यायिका, याद रखिए, सभा में आँख फोड़ दिया, ऐसा करके याद रखिए। मराठी शौर्य कविता पौंडाव कहलाती थी, मराठा लेखा जो है मोडी लिपि कहलाता था। आगे देखते हैं क्या है। अब जो है हम यहाँ सेशन ख़त्म करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अंग्रेज़ और मराठा के बीच टोटल 3 युद्ध हुआ और उस 3 युद्ध को हमको बताना है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं HWH। एच से आपका वैरन हेस्टिंग, W से वेलेस्ली और H से लॉर्ड हेस्टिंग। और ये तीनों जो है आपको, जब मराठा साम्राज्य जब लड़ाई हो रहा था प्रथम द्वितीय और तृतीय, उस समय ये तीनों आपका क्या था, वायसराय बोलिए या गवर्नर जनरल बोलिए या बंगाल का गवर्नर जनरल, जो भी जैसे था। तो हम सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। और याद रखिएगा प्लीज़ आप इसको क्या किया, बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो फिर है, ये आपका मेरा नंबर है, आप इस नंबर से नोट्स ले सकते हैं, 9599034087। इफ़ यू वांट नोट्स। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले सेशन में।